नमस्ते, मैं हूँ योगिता जगधरे। आप देख रहे हैं इंश्योरेंस अवेयरनेस सीरीज। हमारे पहले एपिसोड में हमने हेल्थ इंश्योरेंस की जानकारी पे चर्चा की थी। आज हम लेकर आए हैं एपिसोड नंबर 2। आज हमारे साथ श्री नीलेश जी साटे, जो IRD के फॉर्मर मेंबर रह चुके हैं। उन्होंने बैंकिंग, इंश्योरेंस, म्यूचुअल फंड और रेगुलेटरी सेक्टर में 30 साल से भी ज़्यादा का उनको अनुभव है। आज वो कई कंपनियों में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के रूप में भी काम कर रहे हैं। फाइनेंशियल सेक्टर का उनको 360 डिग्री का अनुभव उनको अलग और व्यापक दृष्टिकोण प्रदान करता है। उनकी ऑटोबायोग्राफी नेवर गिव अप अमेज़न पे उपलब्ध है, जिसमें उनका संघर्ष, अनुभव, सफलता, प्रेरणादायक यात्रा का वर्णन करता है। हमने लास्ट पॉडकास्ट में कुछ पॉइंट्स कवर किए थे, उसी को हमें यहाँ पे कंटिन्यू भी करना है। जैसे अभी मैं थोड़ा सा ओवरव्यू करना चाहूँगी कि जो हमारे लास्ट पॉइंट्स थे जो हमने कवर किए थे, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे हेल्थ इंश्योरेंस इन्वेस्टमेंट है या एक्सपेंसेस है। दूसरा, जहाँ पे क्लेम रिजेक्शन जहाँ पर आता है, जहाँ पर हमें कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, जो हमें नीलेश सर ने पहले हमें बता दिया था कि कौन सी चीज़ों को हमें अवॉइड करना है। सब राइडर्स उसमें आने चाहिए, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हमने लास्ट पॉडकास्ट को अगर किसी ने देखा नहीं होगा तो हमें इस पॉडकास्ट के अंदर हमने इसकी लिंक यहाँ पे मेंशन करी है, आप उस पॉडकास्ट को भी देख सकते हैं। आज का पॉडकास्ट हम स्टार्ट करते हैं नीलेश सर के साथ फिर से। नमस्ते सर, आपने फिर से हमें टाइम दिया, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू वेरी मच। और हमारे लिए ये इंश्योरेंस जर्नी आसान हो जाए, हमारी क्लाइंट्स के लिए इंश्योरेंस जर्नी आसान हो, हमें सीधे लैंग्वेज में बहुत सिंप्लीफाई करके उन चीज़ों को हमें एक्सप्लेन करना है क्लाइंट को। शायद बहुत बार ऐसा होता है कि क्लाइंट्स को इंश्योरेंस की लैंग्वेज नहीं समझ में आती है, तो हमारा मेन मोटिव यही है कि लोगों तक हम सिंप्लीफाई करके उन चीज़ों को पहुँचा सकें। नहीं, ये आपने पॉडकास्ट की सीरीज जो चालू की है वो बहुत ही सराहनीय है। और ये देखने के बाद कई लोगों ने ये रिस्पॉन्ड किया कि इतनी आसान शब्दों में पहले कभी हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में बताया नहीं गया था। और मुझे लगता है कि लोग काफ़ी ईगर हैं अगला एपिसोड देखने के लिए। यस, डेफिनेटली सर। और आपकी हेल्प, और सबसे इम्पॉर्टेंट, आप खुद IRDA के अंदर लास्ट 4 इयर्स आप काम कर चुके हैं, तो हमारे लिए ये सबसे बड़ा एक्सपीरियंस रहने वाला है। और यहाँ पे कोई फिल्टर भी नहीं रहेगा, कस्टमर के लिए भी बहुत आसान होने वाली है चीज़ें समझने के लिए भी। तो पहला क्वेश्चन ये करूँगी सर मैं आज आपसे कि जैसे इंश्योरेंस लोग बाय करते हैं, तो उसमें इंश्योरेंस का कवर कितना होना चाहिए एटलीस्ट? एज के हिसाब से देखना चाहिए, जिसका एज कम है, ज़्यादा है, तो कैसे फिल्टर कर सकते हैं कि चॉइस कैसे कर सकते हैं हम लोग? हम हेल्थ इंश्योरेंस की बात कर रहे हैं। बिल्कुल। तो हेल्थ इंश्योरेंस कितना होना चाहिए? तो इसका एक थंब रूल है। आप जिस गांव में या शहर में रहते हो, नॉर्मली कुछ हादसा अगर होता है तबीयत को, तो उसी गांव में आप एडमिट होते हो किसी भी हॉस्पिटल। आप, ऐसा नहीं होता कि कुछ हो गया तो फिर भी मैं दिल्ली जा रहा हूँ या बंगलोर जा रहा हूँ, ऐसे नहीं होता है। जिस गांव में हो जनरली वहीं पे आप ट्रीटमेंट लेते हो। तो एक थंब रूल ऐसा है कि उस गांव में, शहर में जो कोई अच्छा हॉस्पिटल होगा जहाँ जनरली आप जाने की संभावना रखते हो, तो वहाँ सबसे कॉस्टली सर्जरी कौन सी होती है? तो वो जनरली होती है बाईपास सर्जरी। तो बाईपास सर्जरी का खर्चा उस अस्पताल में कितना है, इसका अंदाज लीजिए। वो समझो 10 लाख का है, तो आपको 10 लाख या 15 लाख के बीमे की, हेल्थ इंश्योरेंस की जरूरत है। उससे ज़्यादा लेने की ज़रूरत नहीं है। होता क्या है कि कई बार हमें बताया जाता है कि भाई 20 लाख के बीमे के लिए देखो सिर्फ 50,000 का प्रीमियम है, मगर आप 50 लाख का बीमा लोगे तो ये बढ़ के सिर्फ 25,000 होगा। तो आप 50 लाख का ले लो। क्यों ले लो? ज़रूरत नहीं है। क्योंकि उस गांव में अगर अच्छी ट्रीटमेंट, सबसे ज़्यादा कॉस्टलीएस्ट जो कुछ डिजीज़ होगा या कुछ ज़रूरत पड़ेगी तो 15 लाख की अगर है, तो मैं 50 लाख का बीमा क्यों लूँ? 5 ही हज़ार बढ़ता है, नहीं बढ़ता है तो बढ़ता है, मगर बढ़ता ही है ना, उतने पैसे में तो होता नहीं है ना। तो ये ध्यान में रखना चाहिए कि ज़रूरत न होते हुए ज़्यादा सम एश्योर्ड की पॉलिसी मत लीजिए। ज़्यादा का मतलब ये है कि जितनी ज़रूरत आपको है, अगर 20 लाख की ज़रूरत है तो 20 लाख का बीमा लीजिए। और क्या होता है कि जैसे मेडिकल इन्फ्लेशन बढ़ता है, तो नो क्लेम बोनस अगर आया, यानी हमें कुछ हुआ नहीं, एडमिट होने की ज़रूरत नहीं पड़ी, तो NCB होता है जैसे मोटर कार इंश्योरेंस में,
वैसे इसमें एक और ऑप्शन है कि आप अपनी सम एश्योर्ड बढ़ा सकते हो, तो बढ़ा लीजिए, वो बेहतर है। तो 50% तक सम एश्योर्ड आपकी बढ़ सकती है। यानी आज 20 लाख का लिया और अगले 10 साल में कुछ नहीं हुआ, तो ऑटोमेटिकली आपकी सम एश्योर्ड जो है वो 30 लाख की हो गई। तो वो सफिशिएंट है आपके लिए। 10 साल बाद यही बाईपास सर्जरी हो सकता है 30 लाख की होगी। तो इसलिए बेफिजुल किसी के कहने पे हाई सम एश्योर्ड हेल्थ इंश्योरेंस में मत लीजिए। जितनी ज़रूरत है उतना ही लीजिए। सर मेरी अंडरस्टैंडिंग अब तक की ये थी, अभी आपने बोला तो एक्चुअली मैं भी खुद शॉक हूँ ये समझ के कि हाई इंश्योरेंस नहीं लेना चाहिए। एग्जांपल के तौर पे जैसे आपने बोला कि उस गांव में आप देखो कि XYZ सर्जरी कोई है, जैसे आपने बाईपास का एग्जांपल दिया कि वहाँ पे 10-15 लाख रुपए उस कस्टमर को एक्सपेंसेस लग रहे हैं, तो आप वो देख लीजिए, अंदाज़ा लीजिए और उस हिसाब से लीजिए। पर अब तक की मेरी अंडरस्टैंडिंग ये थी इंश्योरेंस को लेके, शायद मैं रॉन्ग हो सकती हूँ, पता नहीं, बट मैं आपको फिर भी बताना चाहूँगी एग्जाम्पल के तौर पर कि जैसे आपने बाईपास का एग्जांपल लिया, अब किसी पर्सन को कैंसर ही हो गया तो उस टाइम में वो फिर 15 लाख में सफिशिएंट नहीं होगा, फिर उसको 50 लाख सम एश्योर्ड चाहिए होगा या फिर 1 करोड़, पता नहीं, हमें नहीं पता कि मतलब जैसे आपने बोला कि ज़्यादा लेने की ज़रूरत नहीं है, बट 15 लाख से 20 लाख या 50 लाख में अगर वो कस्टमर भी जाता है तो वो अराउंड 2-3 हज़ार से प्रीमियम बढ़ता है, तो फिर आप इसको क्या बोलोगे? नहीं, मैंने वही और योग्यता की देखिए कि ज़्यादा से ज़्यादा कॉस्टलीस्ट सर्जरी कितनी की है। यस, अब ओके, अगर कैंसर की आपको लग रही है कि कैंसर की सर्जरी, आपके यहाँ फैमिली हिस्ट्री है कैंसर की, या आपकी कोई आदतें ऐसी है जैसे टोबैको खाते हो, स्मोकिंग करते हो, तो होने की संभावना ज़्यादा है, तो आप वो देखिए। मेरे कहने का मतलब ये है कि जितनी ज़रूरत है उतना ही लीजिए। अब ये ज़रूरत नहीं है कि हर एक को कैंसर होगा। एक्चुअली कैंसर जो होता है वो लेस देन 1% लोगों को होता है, और जिनकी आदतें अच्छी है उनमें तो और भी कम परसेंटेज है। जो घूमने जाते हैं, अपनी सेहत ठीक रखते हैं, कोई वाइसेस नहीं है, तो इसलिए डरने की बात नहीं है। और मेरा कहना यह है कि 50 लाख का बीमा अगर लिया आपने और कभी भी किसी भी कारण से एक्सीडेंट हो गया, हाथ पैर टूट गया, 50 लाख का खर्चा होने वाला है क्या? नहीं होने वाला है। बाय एंड लार्ज अगर 15-20 लाख का ही होने वाला है तो उतना ही बीमा लीजिए। तो अगर आप ये तुम्हें बताना जरूरत चाहते पड़ी हैं उससे, प्रोबेबिलिटी कम है उसकी? प्रोबेबिलिटी कम है, और उससे ज्यादा जरूरत पड़ी तो ऑब्वियसली आपको लोन लेना पड़ेगा, आपके घर से लेना पड़ेगा, मगर शुरुआत तो हो जाएगी ट्रीटमेंट की। बिल्कुल, बिल्कुल। एटलीस्ट आप ये बोल रहे हो कि भले ज़्यादा समय एश्योर्ड नहीं ले पा रहे हो कोई बात नहीं, बट एटलीस्ट कम समय एश्योर्ड तो भी लीजिए और एडिक्वेट, एटलीस्ट अपने आप को कवर कर सकते हैं। आप ये बोलना एडिक्वेट। चाह रहे हो, राइट? राइट, ओके। तो यही जैसे हमने देखा कि एटलीस्ट 10 से 15 लाख रुपए मिनिमम कवर होना चाहिए, और पर पॉलिसी होना ज़रूरी है। सर जैसे अभी आपने और एक चीज़ आपको पूछना चाहूँगी, जैसे कुछ लोग हैं उनको ऑलरेडी बीपी है या शुगर है, या फिर और कोई एग्जिस्टिंग बीमारी है, तो आप उनके लिए क्या सजेस्ट करोगे? बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने, क्योंकि कई बार लोगों को ये लगता है कि मुझे डायबिटीज है तो मुझे हेल्थ इंश्योरेंस नहीं मिलेगा। मिलेगा। ये गलतफहमी है। डायबिटीज है फिर भी हेल्थ इंश्योरेंस मिलता है। उसके लिए एक वेटिंग पीरियड होता है जो कि आईआरडीए ने अब प्रिस्क्राइब किया है कि 4 साल से ज्यादा नहीं हो सकता। अब इसका मतलब क्या है कि किसी को डायबिटीज है, उसको हेल्थ इंश्योरेंस भी मिल गया, उसने पॉलिसी भी ले ली। डायबिटीज के कारण अगर उसको एडमिट होना पड़ा, हाइपो हो गया, शुगर कम हो गई जिसके कारण एडमिट होना पड़ा, तो उसके खर्चे उसको पहले 4 साल में नहीं मिलेंगे, मगर 5वें साल में अगर ऐसी कोई दुर्घटना हुई तो उसको मिलेंगे। तो ऐसा नहीं है कि वो मिल नहीं। दूसरा ये है कि 4 साल के अंदर डायबिटीज छोड़ के अगर उसको किसी बीमारी से एडमिट होना पड़ा तो वो भी खर्चे मिलेंगे। जैसे एक्सीडेंट हो गया, एडमिट करना पड़ा, खर्चे मिलेंगे। तो ये सोचना गलत है कि मेरा कभी एक्सीडेंट हुआ था, या मुझे डायबिटीज है या बीपी है या कोई शिकायत है तो मुझे बीमा नहीं मिलेगा। बीमा मिलता है, प्रीमियम थोड़ा ज्यादा होता है मगर मिलता है। और मैंने जैसे कहा कि उस वजह के कारण अगर आपको एडमिट होना पड़ा तो पहले 4 साल एक्सपेंस नहीं मिलेंगे, मगर उसके बाद जब रिन्यू होती है पॉलिसी, तो 4 साल अगर हो गई है रिन्यू, तो उसके बाद अगर उस कारण से भी, बीपी के कारण या डायबिटीज के कारण एडमिट होना पड़ा, तो उसके भी खर्चे मिलेंगे। तो ये एक बात लोगों को समझने की जरूरत है कि
डायबिटीज होगा या कुछ भी होगी बीमारी, फिर भी आप हेल्थ इंश्योरेंस लीजिए। ओके। तो सर जैसे अभी आपने बोला कि 4 साल का वेटिंग पीरियड रहेगा, बट अभी कुछ ऐसी भी इंश्योरेंस कंपनी जो है जो डे वन से भी लोगों को बीपी शुगर के लिए कवर कर रही है। इवन किसी को हार्ट अटैक भी आके गया या किसी को कैंसर भी हो गया है और वो रिकवर हो चुका है उसमें से, फिर भी इंश्योरेंस कंपनीज आज कवर दे रही है। मतलब अभी मेजर इलनेस के लिए भी अगर होता है कस्टमर को तो भी उसको इंश्योरेंस पॉलिसी मिल योगिता सकती है। योगिता होता क्या है कि प्रीमियम जो है ना, वो रिस्क के ऊपर निर्भर होता है। तो बिल्कुल। अगर मैंने 4 साल का वेटिंग पीरियड नहीं लिया, शुरू से मुझे कवर चाहिए, प्रीमियम बढ़ेगा और बहुत ज्यादा बढ़ता है। वजह यह है कि बिल्कुल। कंपनी को ये जरूर लगता है कि आपको शायद जल्दी इसके कारण एडमिट होने की जरूरत पड़ेगी, राइट। तो कोई जरूरत नहीं है उसकी। देखिए, कम प्रीमियम में ज्यादा सम एश्योर्ड होनी चाहिए, ये सिंपल प्रिंसिपल है। फिजूल के ज्यादा प्रीमियम देके, ज्यादा बेनिफिट्स लेके प्लेन एंड सिंपल वैनिला प्रोडक्ट लीजिए। तो आप क्या मतलब डिस्क्राइब करोगे इन शॉर्ट में, अगर क्या क्या होना चाहिए पॉलिसी के अंदर, कौन कौन से कवर करने चाहिए कस्टमर ने? यस, पहली बात तो ये है कि पॉलिसी में ऑल रिस्क कवर होनी चाहिए। यानी ऐसा नहीं कि एक्सक्लूजन है उसमें कि बाईपास कवर नहीं करेंगे, कैंसर नहीं कवर करेंगे, ये एक्सक्लूजन नहीं होनी चाहिए, ये पहली बात। दूसरा ये है कि हर इंश्योरेंस कंपनी क्लेम की अमाउंट जो है वो रूम रेंट को लिंक करती है। बिल्कुल। ये भी मालूम नहीं रहता कई लोगों को। तो अगर आपने ऐसी पॉलिसी ली है कि जो रूम रेंट को लिंक नहीं है, प्रीमियम थोड़ा ज्यादा आता है, कोई हर्ज नहीं है। मगर वो अगर है तो कोई दिक्कत नहीं है। मगर समझो लिंक टू रूम रेंट है और आपका रूम रेंट जो है वो, टू गिव एन एग्जांपल, सपोज इट इज 1% ऑफ सम एश्योर्ड, तो 10 लाख का बीमा है तो 10,000 का रूम रेंट है। बरोबर। अब 10,000 का रूम रेंट है और आपको जब हॉस्पिटल में जाना पड़ता है तो हॉस्पिटल कहता है देखिए हमारे पास ना 8,000 की जो रूम है वो ट्विन शेयरिंग है और फिर 16,000 की जो है वो सिंगल है। तो आदमी सोचता है यार 6,000 ज्यादा दे देंगे, 8-10 दिन रहना है, 10 दिन के 60,000 रुपए खर्चा कर देंगे अपने पॉकेट से। मगर वो हिसाब वैसे नहीं होता है। अगर आपका एंटाइटलमेंट 10,000 का है और आपने 16,000 की रूम ली है तो 60% जो एक्सपेंसेस है वो सब डिसअलाउ होंगे आपके, एडिशनल जो है। ओके। क्योंकि कई लोगों को ये मालूम नहीं होगा कि यहाँ हॉस्पिटल्स में सर्जन जब या डॉक्टर जब विजिट के लिए आता है, जनरल वार्ड में आएगा तो 1,000 रुपए चार्ज होगा, ट्विन शेयरिंग में आएगा तो 2,000 होगा, सिंगल में आएगा तो 4,000 होगा, स्पेशल में आएगा तो 10,000 होगा। आदमी वही है, ऑपरेशन वही किया हुआ है, पेशेंट को वैसे ही देखना है, मगर ये बढ़ गया। और बढ़ गया तो ये ज्यादा जो चार्ज हुआ है वो कंपनी देती नहीं है। बिल्कुल। क्योंकि आपको 10,000 की रूम अलाउड थी तो 10,000 ज्यादा ले ली। के लिए, हाँ, 16,000 के लिए आपको ज्यादा पेमेंट देना पड़ा तो वो डिसअलाउ हो जाएगा। तो ये भी मालूम नहीं रहता है, तो इसकी तरफ भी ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल। तो आप ये बोल रहे हो कि पॉलिसी लेते टाइम पे हमें ध्यान रखना है कि रूम रेंट कैपिंग ना हो उसके अंदर, या होगी तो या फिर आप होगी तो आप उस हिसाब से रूम उस हिसाब कैटेगरी से भी लो। चॉइस करना चाहिए बिल्कुल। आपने। बिल्कुल। सर अभी और एक सवाल है, हम देख रहे हैं कि एवरी ईयर प्रीमियम राइज हो रहा है, हर बार बढ़ता है। मतलब जैसे हम टर्म पॉलिसी में देखते हैं लाइफ इंश्योरेंस के अंदर कि एक बार पॉलिसी ले ली तो लाइफ टाइम उसका प्रीमियम वही होता है, जीएसटी के ऊपर लेवल लेवल डिपेंड करता प्रीमियम है। कहते हैं उसको, लेवल प्रीमियम। राइट। तो ऐसा हेल्थ इंश्योरेंस में क्यों नहीं है और ये हर साल बढ़ता रहता है? तो बहुत बार हम देखते हैं कि कस्टमर भी पैनिक हो जाता है, अरे मेरा तो प्रीमियम ये था, इतना कैसे बढ़ गया, अब मैं तो कैसे करूंगा। बहुत बार लोग इसको डिसकंटिन्यू भी कर देते हैं, तो आप उसके लिए क्या बताओगे? क्या है कि इंश्योरेंस इज अ गेम ऑफ नंबर्स। अगर समझो यंगस्टर्स उसी प्रपोर्शन में हर साल ज्वाइन होते गए तो प्रीमियम बढ़ने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल। क्योंकि एवरेज एज जो है वो कम आएगा। बिल्कुल। मगर हेल्थ इंश्योरेंस की याद हमें कब आती है? उम्र 40-50 के बाद, जब कहीं दर्द होता है कि अरे डॉक्टर देख, तब याद आती है। तो एवरेज एज जो है हेल्थ इंश्योरेंस लेने वाले लोगों का
वो लाइफ इंश्योरेंस लेने वाले लोगों से काफ़ी ज़्यादा है। ओके। अब लाइफ इंश्योरेंस बाय एंड लार्ज लोग उम्र के 30 में ले लेते हैं, टर्म इंश्योरेंस जो है, बिल्कुल। मगर उस समय वो हेल्थ इंश्योरेंस नहीं लेता है। अभी तो मेरी सेहत अच्छी है, क्या ज़रूरत है। और 50 के बाद जब लेगा तो ऑब्वियसली 50 to 70 अगर लोग इंश्योर्ड हैं तो उसका प्रीमियम तो ज़्यादा आना ही है। और प्रीमियम बढ़ते क्यों जाता है, तो दो वजह से बढ़ते जाता है। एक तो एज बढ़ती है हमारी, तो चांसेस ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन ऑल्सो गो अप, बढ़ता है। दिस इज वन। राइट। दूसरी है वजह यह है कि हॉस्पिटल एक्सपेंसेस का इन्फ्लेशन जो है वो नॉर्मल इन्फ्लेशन के दुगना है। अभी अच्छा। हम देख रहे हैं 3% 5% का इन्फ्लेशन इंडिया में चल रहा है, मगर हॉस्पिटल इन्फ्लेशन जो है वो 10% से ज़्यादा है। तो दैट इज़ वन मोर रीज़न, क्योंकि क्लेम ज़्यादा देने पड़ते हैं ना, अमाउंट जो राइट। है वो ज़्यादा देनी पड़ती है इंश्योरेंस कंपनी को। और एक ध्यान में रखिए कि इंश्योरेंस कंपनी पैसे कहाँ से देगी, क्लेम कहाँ से देगी। जितने पैसे इकट्ठा हो गए उसी में से देगी ना। बिल्कुल। तो अगर एक्सपीरियंस ये आता है कि ज़्यादा खर्चे बढ़ रहे हैं तो प्रीमियम बढ़ाना ही पड़ेगा, इसलिए प्रीमियम बढ़ता है। ओके। सर, एक रिसेंटली कुछ चीज़ें हम नोटिस कर रहे हैं, एक्सपीरियंस भी कर रहे हैं, क्लाइंट भी एक्सपीरियंस कर रहे हैं। हॉस्पिटल से रिलेटेड मैं आपको पूछना चाहूँगी। एग्जांपल के तौर पे किसी XYZ पर्सन को कोई वायरल बीमारी हो जाती है, गैस्ट्रो हो जाता है या मलेरिया हो जाता है, टाइफाइड हो जाता है, तो वो पेशेंट जाता है डॉक्टर के पास। वो कैशलेस हो या रिम्बर्समेंट वाली फैसिलिटी अवेलेबल हो, दोनों चीज़ें हो सकती है वहाँ पर। बट बहुत बार देखा जाता है कि उस कस्टमर का क्लेम डिक्लाइन हो जाता है ऑन द बेसिस ऑफ नॉन जस्टिफाइड एडमिशन। तो आप इसको क्या बताओगे, क्योंकि ये बहुत पैनिक सिचुएशन मैं क्रिएट कर मानता हूँ देती कि क्लाइंट्स के नॉन लिए। जस्टिफाइड एडमिशन के क्लेम रिजेक्ट होते हैं, ये मालूम है मुझे। बिल्कुल। नॉन जस्टिफाइड का मतलब क्या है? होता क्या है कि फीवर हो गया, हम्म। एडमिट हो गया आदमी, फिर राइट। इन्वेस्टिगेशन चालू होता है। उसके बाद 2-4 दिनों बाद वो डिटेक्ट होता है कि उसको टाइफाइड हुआ है या मलेरिया हुआ है या क्या हुआ है। तो जब एडमिट हुआ तब तो उसको कोई बीमारी थी नहीं, अब बीमारी का खबर है। ओके। तो ये अनजस्टिफाइड हो गया। पहले 3 दिन का जो क्लेम है वो अनजस्टिफाइड हो गया। आप हॉस्पिटल में भले ही एडमिट हो, मगर डायग्नोसिस नहीं हुआ है, तो डायग्नोसिस के लिए इंश्योरेंस कवर नहीं है। हम्म। कब मिलता है? आप। जैसे जस्ट लेट अस टेक एन एग्जांपल ऑफ कैंसर। हम्म। बायोप्सी के बाद कैंसर डिटेक्ट होगा, कंफर्म होगा। राइट। अब बायोप्सी के पहले कोई एडमिट होगा क्या? होना नहीं चाहिए। बायोप्सी का रिपोर्ट आने में 8 दिन लगते हैं। बायोप्सी का रिपोर्ट आने के बाद वो जब एडमिट होता है ना, तो बायोप्सी का खर्चा भी मिलता है, मगर एडमिट नहीं होना चाहिए उसने बायोप्सी के बाद, यानी विदाउट गेटिंग कंफर्म कि ही इज हैविंग कैंसर। तो बायोप्सी के लिए जो ये किया है पैथो टेस्ट, उसका भी खर्चा मिलेगा। जनरली एडमिशन के 30 दिन पहले और डिस्चार्ज के 60 दिन बाद के खर्चे जो है वो जनरली पॉलिसी में कवर होते हैं। देख लेना बिल्कुल। पॉलिसी में है कि नहीं। बिल्कुल। तो मगर एडमिशन जो है वो कंफर्म डायग्नोसिस होने के बाद ही होना चाहिए। सर, जनरली और एक प्रॉब्लम मैंने ऑब्जर्व की, जैसे अभी आपने बोला कि किसी को डायग्नोसिस ही नहीं हुआ है, फिर वो हॉस्पिटलाइज होके फिर डायग्नोसिस कर रहा है। बट ऐसा भी देखा गया है किसी को पहले ही मलेरिया या टाइफाइड या फिर चिकनगुनिया या फिर गैस्ट्रो वाली प्रॉब्लम या कुछ XYZ जो भी वायरल से रिलेटेड है वो ऑलरेडी डायग्नोस हो चुकी है। बट पेशेंट वहाँ पे जाता है, फिर भी डॉक्टर हॉस्पिटलाइज कर लेता है। तो बहुत बार ऐसा भी देखा जाता है कि कंपनी फिर भी उसको रिजेक्ट करती है, और ये भी कमेंट आती है कि भाई आप OPD ट्रीटमेंट कर सकते थे, फिर भी आप रिकवर हो सकते थे, आपको एडमिशन की ज़रूरत नहीं थी, आपकी वाइटल्स नॉर्मल थे। बट इस चीज़ को मैं इसलिए पूछना चाहूँगी कि वहाँ पे कस्टमर कैसे अंडरस्टैंड करेगा कि उसको एडमिशन की ज़रूरत है कि नहीं है। तो वो तो बिल्कुल ना डॉक्टर है ना इंश्योरेंस कंपनी है, तो वहाँ पे वो फंस जाता है। मैं मानता हूँ ये प्रॉब्लम आती है। क्या होता है जब कैशलेस की सुविधा है तो सबसे पहले हॉस्पिटल इंश्योरेंस कंपनी को पूछती है कि एक पेशेंट आया है, उसकी पॉलिसी है, उसको ये हुआ है,
और वो एडमिट होना चाहता है, इंश्योरेंस कंपनी उसी समय उसको बोलती है कि टाइफाइड है ना उसको, तो उसको ओपीडी में ट्रीटमेंट लेने के लिए बोलो, उसको एडमिशन की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि सही में टाइफाइड के लिए हॉस्पिटल में एडमिशन की क्या ज़रूरत है। मगर कई बार डॉक्टर भी रख लेते हैं, फिर घर में असुविधा होती है, कोई है नहीं ट्रीट करने के लिए, तो चलो हॉस्पिटल में ही एडमिट हो जाओ। इंश्योरेंस उसके लिए नहीं है। इंश्योरेंस ऐसे डिजीज को ट्रीट करने के लिए है हॉस्पिटल में कि जहां एडमिशन की ज़रूरत होती है, विच इज़ अ मस्ट। हाई फीवर हो गया, घर में भी ट्रीट कर सकते हो। तो पहले पूछ लो इंश्योरेंस कंपनी से, जैसे कैशलेस में तो पूछा जाता ही है। ओके। और फिर इंश्योरेंस कंपनी भी बोलती है कि ये जो आपने सिम्टम्स उसके दिए हैं या डायग्नोसिस दिया है, उस बेसिस पे हमें लगता नहीं कि इसको एडमिशन की ज़रूरत है, आप उसको ओपीडी में ट्रीट करो। ओके सर, हम इसको थोड़ा क्लाइंट के एंगल से देखेंगे तो ऐसा भी होता है कि एक्स वाई जेड डॉक्टर के पास गए तो उसने एडमिशन बता दिया, या फिर वो डॉक्टर भी बोलते कि आपको एडमिशन की ज़रूरत है। तो क्लाइंट ये कर सकता है क्या इस केस में कि एक बार एक डॉक्टर को दिखा के दूसरे डॉक्टर की ओपिनियन भी ले, अगर शायद अगर ऐसा कोई एंगल इसमें आए तो थोड़ा। इंश्योरेंस कंपनी जो है ना, उसके पास डॉक्टर्स का पैनल होता है। बिल्कुल। इंश्योरेंस कंपनी को कहाँ पता चलेगा कि ये डायग्नोसिस है, ये सिम्टम्स है, तो इसमें एडमिशन की ज़रूरत है कि नहीं। इंश्योरेंस कंपनी तो तय नहीं कर सकती ना, हम लोग फाइनेंस वाले हैं, हम कैसे बिल्कुल। तय कर सकते हैं। मगर हमारे जो डॉक्टर्स हैं, जो इंश्योरेंस कंपनी के पास पैनल डॉक्टर होते हैं, उनको पता चलता है, उनको समझता है, तो वो ये डिसीजन लेते हैं कि इसमें हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत है कि नहीं। और अगर उन्होंने कहा है कि ज़रूरत नहीं है, इसका मतलब सही में ज़रूरत नहीं है। कई बार ये होता है कि हॉस्पिटल भी इंसिस्ट करता है कि तुम एडमिट हो जाओ, क्योंकि पैसा मिलेगा उसमें। और ये कहना नहीं चाहिए, मगर कई बार गुमराह करती है हॉस्पिटल, डरा देती है कि घर में कुछ हो गया तो क्या करेंगे। मगर जब अलाउड नहीं है तो नहीं है। तो तो बहुत बार सेकंड, ऐसा भी होता है ना सर कि पेशेंट को कैशलेस में डिक्लाइन किया जाता है और बाद में जब रिम्बर्समेंट के लिए जाते हैं तो उसका क्लेम भी अप्रूवल हो जाता है, तो फिर उसकी पूरा कंप्लीट ट्रीटमेंट इंश्योरेंस कंपनी के पास चली जाती है, तो समझ में भी आता है कि यस इस पेशेंट को एडमिशन की ज़रूरत थी या नहीं, जरूरत क्योंकि बहुत बार ये चीज़ें हम लोग भी फेस करते हैं रेगुलर बेसिस पे कि नॉन जस्टिफाइड एडमिशन रिजेक्शन आ जाता है, तो वहाँ पे हम पेशेंट अलग होता है, डॉक्टर अलग होते हैं, इंश्योरेंस कंपनी अलग हो जाती है, तो एग्जैक्टली समझ नहीं आता है कि यहाँ पे पेशेंट ने करना क्या चाहिए, क्योंकि वो तो बोलता है तो मैं ना डॉक्टर हूँ ना मैं इंश्योरेंस कंपनी हूँ, तो मुझे क्या करना है। तो आप ये बताना चाह रहे थे इन शॉर्ट में कि पॉलिसी है इसलिए आपको एडमिशन नहीं करना है। ये भी देखा जाता है कि जब आपकी पॉलिसी नहीं होती तो आप 10 बार सोचोगे एडमिशन से पहले, करेक्ट, तो ये भी होता है करेक्ट, कि वैसे ही आपको ये पॉलिसी आपके पैसे ही आपको भी बचा के रखने हैं, तो बिल्कुल आप उसको भी उस एंगल से भी देखना देखना स्टार्ट चाहिए। करना चाहिए। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही राइट। सर जैसे अभी बहुत बार निग्लिजेंस भी देखा जाता है, जैसे एग्जांपल के तौर पे एग्जांपल लेना चाहूँगी, एग्जांपल मेरा लीजिए कि मुझे समझिए कि 10-15 दिन पहले मुझे डायबिटीज़ डिटेक्ट हो गया था एग्जांपल बता रही हूँ, और मुझे कोई डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया कि आपको ये एक्स वाई जेड मेडिसिन लेनी है, वो वहाँ पे उस डेट आ जाती है और हो सकता है कि मुझे 2 साल के बाद एडमिशन लगा। तो होता ऐसा है कि कंपनीज उसका फर्स्ट कंसल्टेशन मांगती है, तो लोगों का निग्लिजेंस ऐसा देखा गया है कि वो उसको बहुत आसानी से उस प्रिस्क्रिप्शन को पता नहीं कहाँ तक डाल दिया, उस रिकॉर्ड को आसानी से संभालते नहीं है, बहुत निग्लिजेंस देखा जाता है। तो ये आप हॉस्पिटल के रिकॉर्ड को मेंटेन करने के लिए आप क्या बताना चाहोगे इसके बारे में? पहली बात तो रिकॉर्ड कीपिंग बहुत ज़रूरी है हेल्थ के बारे में। क्योंकि कभी भी अगर हॉस्पिटल में जाने की ज़रूरत पड़ी, तो आप अपनी फ़ाइल लेके जाइए, ताकि बिल्कुल। वहाँ भी जो डॉक्टर ट्रीट करने वाले हैं आपको, वो आपको क्या-क्या हुआ था, क्या ट्रीटमेंट आपने लिए, ये सब उनको पता है। कहीं एलर्जी है क्या? ये हम्म सब हम्म पता हम्म, चलेगा ना। बिल्कुल। तो रिकॉर्ड रखना चाहिए। अगर समझो रिकॉर्ड नहीं है और अगर आप पहले एडमिट हुए हैं कभी, हॉस्पिटल के पास रिकॉर्ड रखना ज़रूरी है 8 साल तक। ओके। तो आपके पास नहीं है, मगर आपको मालूम है कि मैं इस हॉस्पिटल में पहले एडमिट हुआ था, तो आप वहाँ जाके भी
रिकॉर्ड ले सकते हो, कुछ पैसे देने पड़ेंगे, 100 रुपए 200 रुपए, वो बोलेंगे फीस जमा कर दीजिए, हम आपको उसका रिकॉर्ड निकाल के देंगे, तो वहां राइट। से भी मिल सकता है। तो ऐसा नहीं है कि रिकॉर्ड अगर मांगा मेरे पास नहीं है तो कहीं कहीं से मिलेगा ही नहीं। अगर ओके। हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट ली है तो डॉक्टर के पास वो रिकॉर्ड उपलब्ध होता है। नहीं, पर जो प्रिस्क्रिप्शन की बात चल रही, जैसे बेसिक मैंने एग्जांपल दिया था कि किसी को डायबिटीज डिटेक्ट हुआ, उसका तो रिकॉर्ड वो हॉस्पिटल मेंटेन नहीं रखता है, तो क्यों बहुत बार इंश्योरेंस क्यों कंपनी क्यों फर्स्ट कंसल्टेशन मांगती है। प्रिस्क्रिप्शन की बात कर रही हूँ सर मैं। नहीं, कोई भी डॉक्टर रहा ना, हम्म। जैसे कोई फैमिली फिजिशियन भी हो, हम्म। तो उसके पास भी ये रिकॉर्ड रखना जरूरी है। ओके। आपने कब कंसल्टेशन के लिए आए थे, अच्छा। का क्या ट्रीटमेंट दी। अच्छा, डायबिटीज डिटेक्शन जो होता है वो कोई पल्स देख के तो होता नहीं है, ब्लड इन्वेस्टिगेशन तो होगा। वो तो देखना ही है डॉक्टर ने हम्म। कि फास्टिंग कितनी शुगर थी, पोस्ट मील कितनी शुगर थी, वो लिखना है रिकॉर्ड पे कि ये उनके सिम्टम्स हैं और इसलिए मैं ये इंसुलिन प्रिस्क्राइब कर रहा हूँ। पर ये एक तो गैप है सर, आप जैसे बोल रहे हो कि डॉक्टर को रिकॉर्ड मेंटेन रखना ज़रूरी है, बहुत बार ऐसा भी देखा जाता है, कस्टमर भी रिकॉर्ड मेंटेन नहीं कर रहा है और डॉक्टर्स भी रिकॉर्ड मेंटेन नहीं कर रहे हैं। बेसिकली इसकी जरूरत किसको है, पेशेंट को है, हमें है। राइट। हमने रखना चाहिए। रिकॉर्ड बिल्कुल। मेंटेन करने के लिए क्या लगता है, एक तार फाइल रखिए, तार फाइल में लगा दीजिए ना जो कुछ है, बिल्कुल। क्या फर्क पड़ता तो आप मतलब पेशेंट को भले छोटी चीज़ है या बड़ी है, व्हाट मैटर नहीं करता है, बट आपको इसका प्रिस्क्रिप्शन संभाल के रखना ज़रूरी है। जैसे हम मनी को संभाल के रख रहे हैं, वैसे वो एक सर्टिफिकेट है, एक ज़रूरत वाली है। चीज़ है। अगर आपने इंश्योरेंस निकाली है बिल्कुल। तो आपको ये हर एक रिकॉर्ड को मेंटेन रखना ज़रूरी है, डे वन से, जब से आपको प्रॉब्लम हाँ स्टार्ट रखिए, हुई है। कोई दिक्कत नहीं है, रखने में क्या फर्क पड़ता है, ये मैं कह रहा हूँ। बिल्कुल। सर अब हम एक रैपिड फायर राउंड करने वाले हैं। मैं आपको क्विक क्वेश्चन करूंगी, आप शायद हम बहुत सारे क्वेश्चंस हैं और जी। शायद हम कवर नहीं कर पाएंगे, और मैं चाहती हूँ कि हम एक रैपिड फायर क्वेश्चंस राउंड करेंगे, जिसमें आपको अपना आंसर देना है। तो एक फर्स्ट क्वेश्चन है, बिगेस्ट क्लेम रिजेक्शन रीजन क्या होगा? नॉन डिस्क्लोजर ऑफ मटेरियल फैक्ट। ओके। चीपेस्ट पॉलिसी और बिगेस्ट मिस्टेक? चीपेस्ट पॉलिसी इज नॉट द बिगेस्ट मिस्टेक। चीपेस्ट का मतलब क्या है कि जिसमें प्रीमियम कम हो, सम एश्योर्ड एडिक्वेट हो, एडिक्वेट फेयर ज़्यादा हो, होना चाहिए। वो लेनी चाहिए। बेफिजुल ज्यादा सम एश्योर्ड की पॉलिसी लेने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल। कैशलेस और रिम्बर्समेंट? कैशलेस इज ऑलवेज बेटर, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि पहले ही इंश्योरेंस कंपनी बताती है कि नहीं आप एडमिट मत होइए, आपको पैसे नहीं मिलेंगे, तो इसलिए बिल्कुल। कैशलेस इज ऑलवेज बेटर। हेल्थ इंश्योरेंस मिथ? इट्स एन एक्सपेंस। मेरा ओके, फिजूल इट्स एन खर्चा हो गया, एक्सपेंसेस अस्पताल आइदर। में कुछ नहीं हुआ हाँ हाँ तो मैं हाँ। रो रहा हूँ। अरे क्यों रो रहे हो भाई, अच्छी बात है, नहीं हुआ तो। बिल्कुल। नहीं तो पॉलिसी लेने के बाद मैं बीमार हो जाऊंगा। ये मिथ है, यस दैट इज यस। मोस्ट इग्नोरेंस क्लॉज? रूम रेंट। ओके। पीडी हाइड करना रिस्की है? 100% रिस्की है। प्री एग्जिस्टिंग डिजीजेज जो है वो डिस्क्लोज करने ही चाहिए। कॉर्पोरेट इंश्योरेंस और इंडिविजुअल इंश्योरेंस? कॉर्पोरेट, सारी कॉर्पोरेट्स कोई इंश्योरेंस कवर नहीं करती है, और उसकी सम एश्योर्ड भी होती है ना, वो लिमिटेड होती है। आपको उससे ज्यादा सम एश्योर्ड चाहिए तो इंडिविजुअल इंश्योरेंस लो, हेल्थ इंश्योरेंस। बिल्कुल। मगर और कॉर्पोरेट इंश्योरेंस में और एक धोखा ये है कि आपकी नौकरी चली गई या आपने रिजाइन कर दिया या रिटायर हो गए, उसके बाद आपको बीमा बीमा नहीं मिलता है, और तब बीमा बिल्कुल। लेने जाओ तो प्रीमियम ज्यादा आता है। बिल्कुल। इसलिए साइमल्टेनियसली आप जो सम एश्योर्ड कम लगती हो उसका हेल्थ इंश्योरेंस लेना चाहिए। राइट। सर यंग एज में पॉलिसी लेना चाहिए या फिर मतलब एज ज़्यादा होने के बाद? यंग एज में ऑब्वियसली लेनी चाहिए, और ऐसा नहीं है कि यंग एज में कुछ नहीं होता है। बिल्कुल। यंग एज में भी बीमारियां होती है, एक्सीडेंट्स होते हैं, तो जितने जल्दी, पहला लाइफ इंश्योरेंस, नो डाउट अबाउट इट, मगर राइट। लाइफ इंश्योरेंस के बाद द नेक्स्ट कम्स इज हेल्थ इंश्योरेंस। और ऐसा जरूरी नहीं है कि बहुत ज़्यादा समय छोड़ लो, शुरू में तनख्वाह कम है, प्रीमियम में सिर्फ 2000 दे सकता हूँ, ठीक है 2000 में आएगी उतनी समय छोड़ लो, बिल्कुल। फिर बढ़ाते जाओ। राइट। वन मस्ट चेक बिफोर बाइंग?
टर्म्स एंड कंडीशंस। राइट। और अगर बिगेस्ट आपको याद नहीं है कि क्या पूछना है, जेमिनाई को पूछो कि मैंने क्या चीजें पूछनी चाहिए, लिस्ट और ऑफ हाँ, और पूछिए। राइट। बिगेस्ट इंश्योरेंस स्कैम अवेयरनेस। स्कैम का पहले तो क्या होता है कि कई बार ऐसे होता है कि एजेंट आपसे प्रीमियम लेके जाता है और जमा नहीं करता, तो इसमें वन हैज़ टू बी वेरी केयरफुल। पहली बात तो कैश देने की ज़रूरत ही नहीं है, आजकल यूपीआई है, डायरेक्ट पेमेंट है, तो देने की क्या ज़रूरत है। और फिर इसमें स्कैम होने की संभावना ज़्यादा होती है। दूसरा एक स्कैम ऐसे हो सकता है कि आपने उसको बताया कि मुझे प्री एग्जिस्टिंग डिजीज़ है, मगर उसने लिखा ही नहीं, बिल्कुल। तो बाद में फिर जब इंश्योरेंस कंपनी को ये समझ में आता है तो वो क्लेम रिजेक्ट करती है। तो ये स्कैम नहीं कह सकते इसको, मगर ये क्या कहेंगे कि आपको इसमें नुकसान होने की संभावना होती है। अवेयर होना चाहिए। अवेयर होना इन चाहिए। शॉर्ट हो सके तो आप ऑनलाइन ही पेमेंट कीजिए, पेमेंट। किसी का यस। एडवाइजर को या किसी एक्सवाइजेड पर्सन को यस। पैसे ना दे। यस। इंश्योरेंस कंपनी का बिगेस्ट एक्सक्यूज क्या होता है? मैंने जैसे कहा कि नॉन डिस्क्लोजर ऑफ मटेरियल फैक्ट, या एडमिशन की ज़रूरत ही नहीं थी, या दीज आर नॉन एडमिसिबल एक्सपेंसेस, जैसे कॉटन है या कुछ नॉन कंज्यूमेबल नॉन सेटल्स। कंज्यूमेबल्स है, तो वो कहते हैं कि ये अलाउड नहीं है। मुझे लगता है कि ये मेजर चीज़ें हैं कि जब इंश्योरेंस कंपनी कहती है कि ये हम नहीं देंगे, और वो हमें मालूम नहीं रहता है। बिल्कुल। इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस लग्जरी है या नेसेसिटी है? नेसेसिटी है, एब्सोल्यूट नेसेसिटी है। बिगेस्ट कस्टमर मिस्टेक। सही जवाब प्रपोजल फॉर्म में नहीं लिखना। ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, मगर पता नहीं लोगों को लगता है छुपाया तो क्या फ़र्क पड़ता है, ये ठीक नहीं है। और दूसरा ये है कि जल्दबाजी में बीमा लेना। टेक योर ओन टाइम, सोचो, बात करो घर वालों से, मैं इतना प्रीमियम भरने वाला हूँ, ये है, तो और सबसे बड़ा, आप पॉलिसी निकालो तो सबको बताओ घर में, बताओ सबको, हाइड मत रखो। हाइड मत करो। क्लेम रिजेक्शन फेयर है या अनफेयर है सर? अगर फेयर क्लेम रिजेक्शन है तो फेयर है, अनफेयर क्लेम रिजेक्शन है तो गलत है, जिसके लिए आपके पास, आप ओम्बुड्समैन के पास जा सकते हो कि जस्ट टू गिव एन एग्जांपल कि 4 साल के बाद अगर जिसको डायबिटीज है उसने डिस्क्लोज भी किया है, प्री एग्जिस्टिंग डिजीज है, 4 साल पॉलिसी हो चुकी है, कंडीशन है आईआरडीए की कि आप रिजेक्ट नहीं कर सकते हो, मगर हाइपो हो गया, एडमिट हो गया और क्लेम रिजेक्ट हो गया, बिल्कुल जायज़ है आपका क्लेम, आप ओम्बुड्समैन के पास जा सकते हो। एक भी पैसे का खर्चा नहीं है ओम्बुड्समैन के पास जाने में, आपको वकील नहीं करना पड़ता है, प्लेन पेपर पे आप एप्लीकेशन कीजिए, डिटेल्स दीजिए, और 3 महीने के अंदर जनरली आपको उसका निर्णय मिलता है, और वो जो निर्णय होता है वो इंश्योरेंस कंपनी पे बाइंडिंग है, आपके ऊपर बाइंडिंग नहीं है। अगर इंश्योरेंस कंपनी ने कहा कि हाँ ये क्लेम रिजेक्शन सही है, यू हैव स्टिल गॉट एन ऑप्शन टू गो टू कंज्यूमर कोर्ट और हाई कोर्ट, मगर इंश्योरेंस कंपनी के लिए बाइंडिंग है। अगर कहा कि नहीं ये क्लेम देना चाहिए, बाद में वो नहीं कह सकते कि नहीं हम नहीं देंगे, तो ओम्बुड्समैन का डिसीजन इंश्योरेंस कंपनी पे बाइंडिंग है। वन वर्ड फॉर स्मार्ट बायर। ये मैं हर बार कहता हूँ कि ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। डोंट अननेसेसरीली छोटे चीजें छुपा के कि अरे ये तो क्या फर्क पड़ता है, नहीं लिखा तो, ऐसे मत करो, लिखो ना, क्या फर्क पड़ता है, हो जो है सकता है ₹2 से प्रीमियम बढ़ेगा तो बढ़ने दो, मगर आगे क्लेम रिजेक्शन तो नहीं होगा। बिल्कुल। कंज्यूमेबल में कॉटन आता है, तो उसका बिल में चार्ज लगाया ₹2000, देखो, पूछो, भाई आपने तो ₹50 की भी कॉटन नहीं लगाई होगी, 2000 क्यों लगाए? नहीं वो तो पूरा लिया था हमने ₹200 का, उतना क्यों लिया था? उतना लगा भी है कि नहीं चेक। मगर होता क्या है जब कैशलेस होता है ना, तो हमें लगता है यार इंश्योरेंस का नहीं देखते। देने वाली है, क्या देखना है बिल, ये मत कीजिए। कैशलेस भले ही हो, फिर भी
हॉस्पिटल का बिल उन्होंने जो इंश्योरेंस कंपनी को सबमिट किया है उसके ऊपर नजर डालो। डॉक्टर की विजिट 10 विजिट चार्ज की है। अरे डॉक्टर तो 2 बार ही आया। या आप पूछ सकते हो और पूछो, ध्यान दो उसकी तरफ। तो मतलब जब भी कोई बिल समरी आती है हॉस्पिटल में, तो आप ये बता रहे हो कि हर चीज़ आपको चेक करना चाहिए। जब आप खुद जेब से पैसे भरने वाले होते हो तब आप भी डिटेल में चेक करोगे। फिर क्यों नहीं करते? बट बहुत बार ये देखा जाता है कि इंश्योरेंस कंपनी दे रही है तो कोई देखना भी नहीं चाहता। ठीक है, कोई बात नहीं, इंश्योरेंस कंपनी पैसा दे रही है तो क्यों चेक करना है। तो चलो, मेरा 10 लाख का हाँ, 20 लाख का कवर है, क्या फायदा, मतलब हाँ, क्या फ़र्क पड़ेगा, हाँ, उतना पैसा लग भी गया तो उतना भी अवेयरनेस होना ज़रूरी है। बिल्कुल। राइट। सर, अभी आपने, जब हम रैपिड फायर राउंड जब हम कर रहे थे, आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली कि किसी कस्टमर का अगर क्लेम सच में अनफेयरली रिजेक्ट हो जाता है या कोई रीज़न से, हो सकता है हॉस्पिटल की मिस्टेक हो, क्लाइंट के एंड से हो या कंपनी के एंड से, तो जब रिजेक्शन आता है, जैसे आपने अम्बुसमेंट की बात करी कि उनको कोई पैसा देने की ज़रूरत नहीं है, तो आप थोड़ा अम्बुसमेंट को लेके थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहेंगे एग्जाम्पल के तौर पे कि किसी का क्लेम रिजेक्ट हो गया तो क्या प्रोसेस होती है एग्जैक्टली, कि क्या करना चाहिए क्लाइंट ने उसके लिए। देखिए, जब क्लेम रिजेक्ट होता है तो सबसे पहले हर इंश्योरेंस कंपनी के पास ग्रीवेंस रिड्रेसल ऑफिसर होता है। राइट। तो उनको लिखिए कि भाई ये मेरा जायज़ क्लेम है, आपने रिजेक्ट किया है, फिर से एक बार देखिए और मेरा क्लेम सेटल कीजिए। दे आर बाउंड टू रिप्लाई विद इन अ मंथ। राइट। 15 दिन है, मगर ठीक है, और एक 15 दिन का समय देंगे हम। जब उनके पास से फिर रिजेक्शन आएगा तो आपके पास 2 ऑप्शंस होते हैं। एक तो कंज्यूमर कोर्ट में जाओ या ओम्बुड्समैन के पास जाओ। कंज्यूमर कोर्ट में जनरली वकील की ज़रूरत होती है, खर्चे होते हैं, तो ओम्बुड्समैन के पास जा सकते हो। हर स्टेट में ओम्बुड्समैन है ओके। और उसका एड्रेस जो है वो आईआरडीए की साइट पे अवेलेबल है। तो आप देखिए मेरा गांव कहाँ है। जैसे समझो मैं नागपुर में रहता हूँ, तो नागपुर में ओम्बुड्समैन नहीं है, मगर नागपुर कौन से जुरिस्डिक्शन में आता है ओम्बुड्समैन के, वो लिखा हुआ है। अच्छा। तो वो समझो थाना के जुरिस्डिक्शन में आता है, उसका एड्रेस भी दिया हुआ है, ईमेल भी है। तो उसके ऊपर आप अपनी शिकायत दर्ज कीजिए। स्पीड पोस्ट से भेजिए ताकि आपके पास एक्नॉलेजमेंट भी है। ईमेल से भेज सकते हो ताकि आपके पास लिखित रूप में ईमेल रहता है। और फिर वो होने के बाद ओम्बुड्समैन के पास अगर ज़्यादा कंप्लेंट्स नहीं है तो 1 महीने के अंदर आपको इतला आता है कि ये तारीख को आपको पेशी पे ऑनलाइन जाने की ज़रूरत नहीं थाने। मैं नागपुर ओके। में हूँ तो मुझे थाना ओम्बुड्समैन भले ही हो, वो मुझे बुलाते नहीं है कि आप आओ, ऑनलाइन उसकी पेशी होती है। तो वो पूछते हैं, दोनों पार्टीज रहती है आमने सामने। इंश्योरेंस कंपनी को पूछती है कि देखो ये इनका ये क्लेम है, आपने ये रीज़न से रिजेक्ट किया है, आपके क्या इसमें डॉक्यूमेंट्स है कि आप प्रूव कर सकते हो कि ये नॉन डिस्क्लोजर है, या क्यों आपको लगता है कि ये रिजेक्ट होने लायक है। फिर वो कहते हैं, फिर वो हमें पूछते हैं कि क्या ये कह रहे हैं ये सच है क्या, कि आपको डायबिटीज़ पहले से थी, आपने बताई नहीं थी, और 2 ही साल हुए हैं और आपको एडमिट होना पड़ा। अब ये आमने सामने होने के कारण डिसीजन जो है वो तुरंत आता है। तो अगर जायज़ क्लेम नहीं है, जायज़ नहीं है, तो इंश्योरेंस कंपनी के खिलाफ ओम्बुड्समैन डिसीजन देता है और वो 3 महीने के अंदर उनको इम्प्लीमेंट करना होता है। ये भी अच्छा। कंपल्शन है, क्योंकि फिर आपके बैंक अकाउंट डिटेल्स लेने पड़ेंगे, फिर वो खाते में जमा होगा पैसा। तो इट्स वेरी सिंपल। और इन शॉर्ट, आप ये बोलना चाह रहे हो कि अगर आपने इंश्योरेंस निकाली भी है फिर भी आपके साथ आईआरडीए है, अम्बुसमेंट है, मतलब आप अगर फेयर हो तो आपको क्लेम मिलेगा ही, तो बिल्कुल आपको मिलना ही डरने की चाहिए, ज़रूरत नहीं है। मिलना ही राइट। चाहिए। तो बहुत सारे लोगों को ये भी फेयर होता है कि मैंने आज इंश्योरेंस निकाला और शायद मुझे क्लेम ही नहीं मिला तो फिर मैं क्या करूँ। तो जैसे आपने बोला कि वहाँ पे अम्बुसमेंट उनके बिल्कुल। लिए है और मतलब जस्टिफाई कर सकते हैं उन चीज़ों को। और ओम्बुड्समैन ने कितने डिसीजंस दिए ये भी आईआरडीए साइट पे है। ओके। मैक्सिमम केसेस विच आर रेफर टू ओम्बुड्समैन ये हेल्थ की होती है। ओके। हेल्थ इंश्योरेंस की हाईएस्ट केसेस है। राइट। तो इस पे ये भी एक समझ में आता है कि उनके डिसीजंस जो है वो भी आप देख सकते हो कितने परसेंट डिसीजंस ये पॉलिसी होल्डर के फेवर में गए हैं। तो मेजॉरिटी डिसीजंस गो इन द फेवर ऑफ पॉलिसी होल्डर। पॉलिसी होल्डर। तो वो ऑनलाइन मेल कर सकते हैं, उनके रजिस्टर मेल से बिल्कुल। अम्बुसमैन को मेल कर सकते हैं। पहले प्रोसेस ये होना चाहिए, जैसे मैंने समझा कि पहले आप ग्रीवियंस को मेल डालिए,
हाँ जी ग्रीवियंस को मेल डालने के बाद आपको अम्बुसमेंट को डालना है। हाँ जी हाँ जी। बिल्कुल, ओके सर। थैंक यू सो मच सर, आपने बहुत ही इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हमारी क्लाइंट्स के लिए दी है। और किसी को भी अगर कुछ क्वेरी हो इससे रिलेटेड तो वो हमें कनेक्ट भी कर सकते हैं।